हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे, आशा है कि सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर। सीडीपी बाल विकास की सीरीज नंबर 4 में आप सभी का स्वागत है। सीरीज नंबर 4 का पहला क्वेश्चन लेके आए हैं। आज की सीरीज टेट के लिए दिसंबर 2024 वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करें, और जो चैनल पर नए आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। बिना समय गवाए चलते हैं सेशन नंबर 4 के पहले नंबर क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। विकास उत्पाद है अधिगम का अधिगम तथा परिपक्वता का अभ्यास का। आंसर करेंगे बच्चे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। विकास किसका उत्पाद है? चलिए आंसर करें सभी लोग। सभी लोगों का एक बार फिर हम तहे दिल से स्वागत करते हैं एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर चैनल पर। चलिए, विकास उत्पाद है क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही बच्चे आंसर दिया आप लोगों ने। अधिगम तथा परिपक्वता का विकास उत्पाद है। विकास का उत्पाद मतलब विकास कब माना जाएगा? जब आपको अधिगम हो जाएगा, आप पूर्णतः परिपक्व हो जाएंगे। दोनों का क्या है? उत्पाद है विकास। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, और सेशन का सेकंड नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए, बच्चे की मानसिक आयु उसकी शारीरिक आयु से कितने वर्ष कम होने पर उस बच्चे की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, कोई नहीं। आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बच्चे की मानसिक आयु उसकी शारीरिक आयु से कितने वर्ष कम होने पर यहाँ पूछ रहा है वो कितने वर्ष कम होने पर उस बच्चे की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए या आवश्यक होता है। तो बताएं, आंसर करें क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। और क्वेश्चन नंबर 2 के लिए राइट आंसर है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने। 2 वर्ष की आयु के बच्चे 2 वर्ष की आयु वाले बच्चे जो होते हैं, कम वाले बच्चे जो होते हैं, उनके शारीरिक आयु से कितने वर्ष के कम होने वाले बच्चे हैं? 2 वर्ष वाले। तो उन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। सेशन का क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह आयु कौन सी है? जिस आयु में बालक की मानसिक विकास या मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह आयु कौन सी है? 14 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष, 6 वर्ष। आंसर करें क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बड़े ही मज़ेदार क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इस सेशन के टॉप क्वेश्चन रखे गए हैं। सीडीपी के क्वेश्चन है ये, और आपके सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2024 दिसंबर के लिए बनाए गए ये क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 3, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह आयु है आपकी 14 वर्ष। कौन सी? 14 वर्ष की आयु के बच्चे का मानसिक विकास पूर्णतः विकसित हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया आप लोगों ने, और क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। बिना समय को गंवाए बहुत ही शानदार क्वेश्चनों की सीरीज आप लोगों के सामने है। सभी लोग बच्चे सेशन को शेयर कर दें। भाई, मित्र, बंधु, सखा, संबंधी सभी लोगों को शेयर कर दें, सभी लोगों को, क्योंकि कर भला सो हो भला। ठीक
ठीक है बेटा, सभी लोगों को, किसी को मिस नहीं करना है बेटा इस सेशन को जरूर देखना। आज के सेशन के बहुत ही बहुत ही बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं 2024 दिसंबर सीटेट के लिए। चलिए आंसर करें सभी लोग क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी? भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना अगर पूछते हैं किसने की थी, तो प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना विलियम बुल्ट द्वारा की गई थी। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। कलकत्ता में पहली प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलें। कमेंट करके, किसी को किसी प्रकार की समस्या है, बच्चे कमेंट करके अपने क्वेश्चन को तुरंत ही शट डाउन करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्न में से किसने भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी? प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। A.N. सेनगुप्ता, C.S. बोस, A.N. चटर्जी, B.N. बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करेंगे। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित किसके द्वारा की गई थी? तो आपका A.N. सेनगुप्ता जी द्वारा, A.N. सेनगुप्ता जी द्वारा आपकी प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, प्रथम मनोवैज्ञानिक पूछ रहा है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। ठीक है, तो इस आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने। वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? उत्तेजना, कष्ट व प्रसन्नता, भय, क्रोध व स्नेह, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करेंगे। वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेग आप जानते ही हैं, संवेग की बात की गई है। तो आपका संवेग की बात की गई। यहाँ संवेग कौन कौन से हैं पहले तो ये देख लेते हैं। तो भय, क्रोध व स्नेह, भय, क्रोध व स्नेह, ये आपके सभी क्या हैं? संवेग हैं। तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही गई है? तो भय, क्रोध व स्नेह। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने। आज की क्लास बड़ी ही महत्वपूर्ण, बड़ी ही रोचक और दिसंबर सीटेट के लिए बड़ी ही उपयोगी साबित होगी। मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं हैं, ये जन्मजात होती हैं। देखो मूल प्रवृत्तियां किसके द्वारा दी गई थी? 14 मूल प्रवृत्तियां दी गई थी मैकडूगल के द्वारा। मैकडूगल द्वारा मूल प्रवृत्तियां दी गई थी। और वो कितनी बताई गई थी? उनकी संख्या कितनी बताई गई थी? मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियां दी हैं, कितनी दी हैं? 14 मूल प्रवृत्तियां दी हैं मैकडूगल ने। किसने? मैकडूगल। ठीक है, मैकडूगल के द्वारा आपकी ये यहाँ पर क्या दी गई थी? प्रवृत्तियां दी गई हैं मैकडूगल जी द्वारा। ठीक है, तो मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं हैं, ये जन्मजात होती हैं, प्राणियों के स्वभाव में निहित होती हैं। मूल प्रवृत्तियां किसी न किसी संवेग से संबंधित हैं। उपयुक्त सभी। इस हिसाब से देखो मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं, बिल्कुल सही बात है, जन्मजात होती हैं। प्राणियों के स्वभाव में निहित होती हैं, बिल्कुल प्राणियों के स्वभाव में ही निहित होती हैं। मूल प्रवृत्तियां किसी न किसी संवेग से संबंधित होती हैं। मूल प्रवृत्तियां किसी न किसी संवेग से संबंधित होती हैं। जैसे भय है तो वो भी संवेग है, लेकिन मूल प्रवृत्तियों में बच्चे से शामिल है। ठीक है, या उत्तेजना है, ठीक है, किसी भी प्रकार से हो सकती है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है।
तो इस हिसाब से आपका डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी के सभी आपके सही हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके स्क्रीन पर। किस अवस्था में मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है? किस अवस्था में मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है? किशोरावस्था, पौणावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था। ये चारों अवस्थाएं आपके सामने दी गई हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। बहुत ही खूब आंसर आना स्टार्ट भी हो गए हैं। आंसर करें सभी बच्चे। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जो बच्चे नए जुड़े हैं वो प्लीज़ सेशन को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। टाइम टू टाइम आप लोगों को क्लास मिलती रहेगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जो कि आपके सीटेट 2024 दिसंबर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अमृत साबित होंगे। बिल्कुल भी मिस ना करें सेशन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर आना स्टार्ट भी हो गए हैं। यहाँ पर किस अवस्था में मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है? तो बाल्य अवस्था में मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। बाल्य अवस्था में मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। सेशन का क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने। एक नवजात शिशु का भार कितना होता है? बहुत ही बढ़िया आंसर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के सामने, और बहुत ही बढ़िया आंसर आना स्टार्ट भी हो गए हैं। एक नवजात शिशु, नवजात शिशु का मतलब जन्मा हुआ शिशु, छोटा सा बच्चा, तो उसका भार कितना होता है? तो उसका भार कितना होता है? चलिए, तो यहाँ पर 7 पाउंड। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं बच्चे आप। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए 7 पॉइंट, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एक नवजात शिशु का भार कितना होता है? 7 पॉइंट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। सेशन का क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने। जन्म से प्राप्त भार किस आयु में दोगुना हो जाता है? बहुत ही बढ़िया, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज की श्रृंखला का। इसको आप चाहें तो स्टार कर लें, इसको आप चाहें तो स्टार कर लें। ठीक है, जन्म से प्राप्त भार किस आयु में दोगुना हो जाता है? तीसरे महीने में, चौथे महीने में, पाँचवें महीने में, छठे महीने में। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर आना स्टार्ट भी हो गए हैं। बहुत बहुत खूब मेरे बच्चे, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। चौथे महीने में, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जन्म से प्राप्त भार किस आयु में दुगुना होने लगता है? तो जब बच्चा जब शिशु चौथे महीने में पहुंचता है, तो उसका जन्म में जितना भार था, जन्मजात शिशु का भार कितना बताया हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में? 7 पौंड बताया। तो उसका क्या हो जाता है? दुगना होना प्रारंभ हो जाता है चौथे महीने में। चलिए क्वेश्चन नंबर श्रृंखला का 11वां ये रहा आपके सामने। हड्डियों का विकास किस उम्र तक होता है? 12 वर्ष तक, 16 वर्ष तक, 20 वर्ष तक, 24 वर्ष तक। हड्डियों का विकास किस उम्र तक होता है? और यहाँ आंसर आना स्टार्ट भी हो गए हैं। बहुत ही खूब आंसर आना स्टार्ट भी हो गए हैं। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या अधिक होती है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। लेकिन किस आयु में आने तक हड्डियाँ पूर्णतः विकसित या विकास हो चुकी होती हैं? तो आपका 11वीं का बिल्कुल सही आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कब तक? 16 वर्ष। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या होगा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। 16 वर्ष। 16 वर्ष की आयु तक बच्चों का हड्डियों का विकास पूर्णतः हो जाता है मानव का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12वीं की ओर चलते हैं। सेशन का क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके सामने। अभिप्रेरणा एक क्या है? अभिप्रेरणा वैज्ञानिक विचारधारा है,
मनोवैज्ञानिक विचारधारा है, स्वाभाविक विचारधारा है, भौतिकवादी वस्तु है। अभिप्रेरणा कोई वस्तु तो है नहीं है, अभिप्रेरणा कोई वस्तु तो है नहीं, ये भी नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं वैज्ञानिक विचारधारा। वैज्ञानिक विचारधारा नहीं कहेंगे इसको, वैज्ञानिक विचारधारा नहीं कहेंगे इसको। ठीक है। स्वाभाविक विचारधारा, अभिप्रेरणा स्वाभाविक नहीं होती है, स्वाभाविक अभिप्रेरणा नहीं होती है। तो इस हिसाब से मनोवैज्ञानिक विचारधारा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। मनोवैज्ञानिक नहीं, मनोवैज्ञानिक विचारधारा है क्या? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्या है? मनोवैज्ञानिक विचारधारा अभिप्रेरणा है। तो इस हिसाब से बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12 का बी ऑप्शन, मनोवैज्ञानिक विचारधारा। याद रखना बिल्कुल बच्चों। चलिए, बहुत खूब आंसर आप लोगों के द्वारा। और ये रहा आपके आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 13। बाल मनोविज्ञान के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? पूछ रहे हैं बाल मनोविज्ञान के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है क्या है? वैज्ञानिक बालक, शिक्षक, किशोर, उपयुक्त में से कोई नहीं। बाल मनोविज्ञान के व्यवहार का विज्ञान किसके अंतर्गत आता है, किसका अध्ययन किया जाता है? तो हमने आपको बताया था पिछली क्लासेज में कि जहाँ भी आप सीडीपी बाल विकास की बात करेंगे, बाल विकास पढ़ेंगे, तो जो भी व्यवहारिक ज्ञान या वो व्यवहारिक वैज्ञानिक अध्ययन बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत करेंगे, तो उसका केंद्र क्या होगा? किसको केंद्र माना जाता है? बालक को माना जाता है। किसको केंद्र माना जाता है? बालक को। तो बालक को केंद्र में रखकर ही सारा अध्ययन किया जाता है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है बालक के समाजीकरण में निम्नांकित कारक भी सहायक होता है। ये कह रहे हैं कि बालक के समाजीकरण, सोशियलाइजेशन में निम्नांकित कारक भी सहायक होते हैं। कौन से कारक सहायक होते हैं ये बताना है क्वेश्चन नंबर 14 में। तो सहानुभूति, हाँ सहानुभूति होती है। संसूचन, संसूचन भी होता है। तदात्मीकरण होता है, तदात्मीकरण भी होता है। उपयुक्त सभी, ये चारों हो जाएंगे। जब तीनों सही हैं तो चारों भी हो जाएंगे। सिंपैथी हो गया, सजेशन हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया, है ना। ये आपको इसलिए हमने इंग्लिश में भी लिख रखे हैं। तो देखो सिंपैथी भी होती है, सजेशन भी होता है, आइडेंटिफिकेशन भी होता है। तो उपयुक्त सभी उसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। और क्वेश्चन नंबर 14 को आप मार्क कर लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्यों चलते हैं। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपके सामने। भ्रूणकाल होता है, भ्रूणकाल होता है 2 से 8 माह सप्ताह है, 4 से 6 सप्ताह, 3 से 8 सप्ताह, जन्म से 2 सप्ताह। चलिए भ्रूणकाल की बात कर रहे हैं। भ्रूणकाल कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए बात करें। क्वेश्चन नंबर भ्रूणकाल होता है, भ्रूणकाल होता है 2 से 8 सप्ताह, 2 सप्ताह से 8 सप्ताह। देखिए इसका आपको बता दें, भ्रूणकाल का जो समय होता है आपका, भ्रूणकाल का समय होता है लगभग, लगभग लिखेंगे अगर तो लगभग 12 दिन से 12 दिन से 58 दिन,
12 दिन से ज़्यादा और 58 दिन से कम के बीच में जो आपका समय होता है वो होता है भ्रूण काल या भ्रूणावस्था भी बोलते हैं उसको, भ्रूणावस्था बोलते हैं। 58 यानी कि कह सकते हैं 2 माह लगभग 2 माह 2 माह के अंदर का जो प्रोसेस होता है बच्चे का वह कहलाता है अपना भ्रूणकाल। क्या कहलाता है? भ्रूणकाल कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ आपको बता दें भ्रूणकाल होता है तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। 2 से 8 सप्ताह के बीच का समय क्या कहलाता है? भ्रूणकाल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपके सामने। अस्थायी दांत निकलने शुरू होते हैं। बच्चे में अस्थायी दांत कब निकलना शुरू होते हैं? 6 से 8 माह में, 7 से 9 माह में, 8 से 10 माह में, इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर करेंगे सभी लोग। बहुत बढ़िया आंसर आपके आना स्टार्ट भी हो गए। अस्थायी दांत निकलने शुरू होते हैं बालक में, बच्चे में, शिशु में अस्थायी दांत बोले तो कहते हैं ना दूध के दांत निकलना स्टार्ट हो गए हैं। अस्थायी दांत जो स्थायी नहीं होते हैं कुछ समय बाद वो भी आपके निकल जाते हैं और दूसरे दांत उत्पन्न होते हैं। तो अस्थायी दांतों की बात हो रही है, तो अस्थायी दांत कब निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, कब निकलना शुरू होते हैं? क्वेश्चन नंबर 16 के लिए 6 से 8 माह, 7 से 9 माह, 8 से 10 माह, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपके सामने है चारों और आंसर आप लोगों के आना स्टार्ट भी हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए 6 से 8 माह। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर आप लोगों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए बालक शिशु के क्या करता है, क्या होता है कि 6 से 8 माह के अंदर ही उसके अस्थायी दांत निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। सेशन का क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपके सामने। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीटेट 2024 14 दिसंबर के लिए रखा गया है। इस सेशन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन इस सीरीज के। बिल्कुल मिस ना करें बच्चे, पूरी सीरीज को अटेंड करें, पूरी सीरीज को अटेंड करें। जो बच्चे सेशन पर नए पहली बार आए हैं चैनल पर, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। बाकी सभी बच्चे कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी और सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें। ठीक है, दूध के दांत कितने होते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी है, आपके सामने रखा गया है। दूध के दांत कितने होते हैं? बालक में जो दूध के दांत निकलते हैं ना, उनको हम अस्थायी दांत भी बोलते हैं, तो वो कितने होते हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करें। 10, 20, 24, 32। 10, 20, 24, 32। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करें और क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर आना स्टार्ट भी हो गए हैं। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। दूध के दांत निकलने कितने होते हैं? दूध के दांत जो होते हैं आपके अस्थायी दांत होते हैं, ये कितने होते हैं? 20 दांत निकलते हैं शिशु पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं और सेशन का क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करेंगे। एक नवजात शिशु का कद, ऊंचाई, कद मतलब ऊंचाई उसकी कितनी होती है? एक नवजात शिशु का कद कितना होता है? लगभग में ये चीज़ें आती हैं बेटा आपकी। तो एक नवजात शिशु का कद कितना होना चाहिए मनोवैज्ञानिकों के अनुसार? तो 19 इंच, 20 इंच, 12 इंच, 22 इंच। क्लियर करें क्वेश्चन को। एक नवजात शिशु, तुरंत पैदा हुए शिशु का कद कितना होना चाहिए? एक स्वस्थ शिशु का भी कह सकते हैं। कद कितना होना चाहिए, कितनी होनी चाहिए उसकी ऊंचाई? तो उसकी ऊंचाई, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 20 इंच। कम से कम उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 20 इंच होनी चाहिए। ठीक है, एक स्वस्थ शिशु की ऊंचाई 20 इंच होती है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर 18 के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 19। जन्म से पूर्व काल में
कितनी अवस्थाएं होती हैं। देखना, जन्म होने बच्चे के जन्म होने से पहले की अवस्थाएं पूछ रहा है, जन्म के पूर्व कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। देखिए पता है, चलिए। डिम्बावस्था, भ्रूणावस्था, पहले होगी आपकी भ्रूणावस्था, डिम्बावस्था और गर्भावस्था। ये तीन प्रकार की अवस्थाएं हम आपको बता भी चुके हैं। तो यहाँ आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 के लिए, क्वेश्चन नंबर 19 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। तीन तीन प्रकार की अवस्थाएं जन्म से पूर्व काल में होती हैं। ठीक है, चलिए सेशन के क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। और आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपके सामने। बहुत ही शानदार क्वेश्चनों की श्रृंखला। मनोविज्ञान की परिभाषा कहाँ से प्रारंभ होती है। मनोविज्ञान की परिभाषा कहाँ से प्रारंभ होती है। आत्मा से, मन से, चेतन से, व्यवहार से। कहाँ से होती है मनोविज्ञान की परिभाषा प्रारंभ होती है। तो मनोविज्ञान की जो परिभाषा प्रारंभ होती है, ना तो वो मन से होती है, ना चेतना से होती है, ना उसके व्यवहार से होती है, वो उसकी आत्मा से होती है ना। वो उसकी किससे होती है, आत्मा से होती है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। सेशन का क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आपके सामने। मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से क्या है। मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु है वह क्या है। मनस, आत्मा, व्यवहार, मनुष्य। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया, मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या। मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, तो उसके व्यवहार का, बालक के व्यवहार को ही रखा जाता है ना। बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान। ठीक है, तो क्या होगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, व्यवहार। मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या होती है, व्यवहार होती है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आपके सामने आज के सेशन का। आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 22, मादा क्रोमोसोम है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। नर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम दो प्रकार के, नर क्रोमोसोम और मादा क्रोमोसोम। ठीक है, तो एक आपका जो होता है वो उभयलिंग वाला होता है, ना नर में ना मादा में। ठीक है, तो यहाँ आधा लिखा हुआ है जहाँ पे, वहाँ मादा होगा। ठीक है, मादा क्रोमोसोम बताएं आप। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करेंगे एक्स एक्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक्स एक्स क्रोमोसोम जो होते हैं वो मादा के होते हैं। सेशन के क्वेश्चन नंबर 23 को चलते हैं। वो आ भी गया वो ही क्वेश्चन, नर क्रोमोसोम बता दीजिएगा। और नर क्रोमोसोम वहाँ एक्स एक्स आपका मादा होता है। एक्स एक्स जो है आपका वो क्या है, मादा है, मादा। ठीक है, तो एक्स वाई क्या है, नर। एक्स वाई क्या है, नर है। और एक्स एक्स वाई आपका उभयलिंग में चले जाएंगे। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा नर क्रोमोसोम के लिए एक्स वाई। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा आपके सामने। आँखों व त्वचा का रंग होता है। आँखों व त्वचा का रंग होता है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करें। फोनोटाइप, जीनोटाइप, दोनों, इनमें से कोई नहीं। फोनोटाइप, जीनोटाइप, इनमें से कोई नहीं। तो आँखें व त्वचा का रंग क्या होता है, कुछ बहुत बढ़िया आंसर आया है, फोनोटाइप। फोनोटाइप, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फोनोटाइप, आँखें व त्वचा का रंग क्या होता है, फोनोटाइप होता है। बाकी बॉडी आपकी जीनोटाइप होती है। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25 को चलते हैं। आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा आपके सामने। मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य को माना है। मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य को क्या माना है पूछा जा रहा है। बुद्धिमान जानवर, विषयी, जीवधारी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो देखो, बुद्धिमान जानवर, मनुष्य जानवर तो है नहीं, मनुष्य की बात हो रही है यहाँ। आप लिख रहे हैं मनुष्य की बात हो रही है, जानवर तो है नहीं, ये तो होगा नहीं। जीवधारी, जीवधारी नहीं चलेगा, इनमें से कोई नहीं चलेगा। तो क्या होगा, बी ऑप्शन इज द
राइट आंसर हो जाएगा विषयी। क्या है? विषयी। मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य को क्या माना है? विषयी माना है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो बी विषयी। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा आपके सामने, बड़े ही मज़ेदार क्वेश्चन के साथ। सी टेट के दिसंबर 2024 के लिए बहुत ही शानदार तैयारी के लिए क्वेश्चंस बिल्कुल भी मिस ना करें बच्चों। इन क्वेश्चनों को आपके लिए अमृत साबित हो सकते हैं, सीडीपी के क्वेश्चंस। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल, यूट्यूब चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर। सभी लोग सेशन को लाइक कमेंट शेयर कर दें, और जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऐसी ही श्रृंखला के साथ हम आपको लगातार अवगत कराते रहेंगे। बहुत ही अमृत साबित होंगे ये क्वेश्चन आपके लिए। और क्वेश्चन नंबर 26, बाल अवस्था की आयु किस वर्ग में आती है? 3 से 5 वर्ष में, जन्म से 5 वर्ष में, 6 से 12 वर्ष में, 12 से 18 वर्ष में। 26 नंबर क्वेश्चन के लिए आंसर करें बच्चे। 26 नंबर क्वेश्चन के लिए आंसर आना स्टार्ट भी हो गए हैं। बाल अवस्था की आयु कितनी है? तो बाल अवस्था की आयु आपको पता है कि 6 से 12 वर्ष बाल अवस्था है। ठीक है, 6 से 12 वर्ष बाल्यावस्था है, और 12 से कम शैशवावस्था, और 12 से अधिक किशोरावस्था। 18 वर्ष तक की आयु को किशोरावस्था में रखा जाता है। यहाँ बाल्यावस्था पूछी गई है, तो 6 से 12 वर्ष की आयु को बाल्यावस्था में रखा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 सेशन का ये रहा आपके सामने। एक बालक किसी समय जो विकास प्रकट करता है, किसी समय जो विकास प्रकट करता है वह वास्तविक रूप से परिणाम होता है। किसका परिणाम होता है? एक बालक किसी समय जब ज़्यादा विकास प्रकट करता है तो वह किसका परिणाम होता है वास्तविकता में? तो आंसर क्वेश्चन नंबर के ऑप्शन आपके सामने हैं। उस अनुभव का जो उसे प्राप्त होते हैं, उस पर प्रभाव डालने वाले वातावरण एवं आनुवंशिक कारणों के योगफल का, उस पर पड़ने वाले सामाजिक दबावों का, उससे अभिवृद्धि में सहायक अवसरों की प्राप्ति का। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर करना। बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है, और इसको आप क्या करें, मार्क भी कर लें। इसको आप मार्क भी कर लें। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन श्रृंखला का क्वेश्चन नंबर 27, इसको भी आप मार्क कर लें। क्वेश्चन नंबर 27, इसको आप मार्क कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर आना स्टार्ट भी हो गया, बहुत ज़ोरदार। एक बालक किसी समय जो विकास को प्रकट करता है, वास्तव में उसका परिणाम क्या होता है? उसके अनुभव का जो उसे प्राप्त होते हैं, ये तो बिल्कुल नहीं है। उस पर प्रभाव पड़ने वाले वातावरण एवं आनुवंशिक कारणों के योगफल से। वातावरण का और आनुवंशिक कारण दोनों मिलकर बच्चे को क्या बनाते हैं? परिपक्व अवस्था में बनाते हैं। और उसके जो विकास होता है वास्तविकता में, ये उसका यही परिणाम होता है कि उसकी आनुवंशिकता क्या है, और उसके वातावरण, उसको किस वातावरण में किस प्रकार से रखा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 को चलते हैं, और सेशन का क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा आपके सामने। बच्चों बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार सीरीज है आपके लिए, इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। ठीक है, अन्यथा बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया सीरीज है आपके लिए सीडीपी की। नया कोषाणु कितने घंटों में एक निषेचित कोषाणु से बढ़कर 32 कोषाणु हो जाते हैं? एक नया कोषाणु है, वह कितने घंटे में निषेचित द्वारा निषेचित कोषाणु से बढ़कर 32 कोषाणु हो जाते, एक के 32 हो जाते हैं। तो कितना टाइम लेते हैं? 24 घंटे में, 48 घंटे में, 72 घंटे में, और
क्या लिखा है 96 घंटे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर करें। बहुत ही बढ़िया आंसर है, इसको आप टिक मार्क भी कर सकते हैं, इसको आप टिक मार्क भी कर सकते हैं। ये आपका लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। इसको टिक मार्क करें, स्टार बना लें इस पर। और क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर आना स्टार्ट भी हो गए। एक कोषाणु के क्या होते हैं, बढ़कर 32 कोषाणु बन जाते हैं। तो उसके लिए कितना समय लगता है आपका 48 घंटे का समय, 48 घंटे का समय लेते हैं। कितना? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं श्रृंखला के क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा आपके सामने। किशोरावस्था का समय है 12 वर्ष से 18 वर्ष, 10 वर्ष से 20 वर्ष तक, 5 वर्ष से 7 वर्ष तक, 18 से 25 वर्ष तक। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अभी अभी हम आपको बता चुके हैं कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था तीनों अवस्थाओं के बारे में हमने अभी आपसे चर्चा की थी। वही क्वेश्चन आपको सामने मिल गया है। इसी तरीके से क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको सामने सामने, है ना। तो 12 वर्ष से 18 वर्ष की आयु को क्या बोलते हैं? किशोरावस्था बोलते हैं। ठीक है, 12 वर्ष से 18 वर्ष की अवस्था क्या है? किशोरावस्था है। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। सेशन के क्वेश्चन नंबर 30 ये है आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। बड़ा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? सभी लोग कमेंट करके बताएं, इसका आंसर दें। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? हम एक बार फिर आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करते हैं अपने चैनल एकेडमिक हाइट्स विद HP सर चैनल पर। सभी लोग जुड़े रहने के लिए सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन्स को प्रेस करें सभी लोग। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। सेशन को शेयर कर दें, मित्र बंधु सखा संबंधी सभी लोगों को। कर भला सो हो भला। बेटा सब यही भावना मन में रखोगे तो निश्चित तौर से सफलता आपसे दूर नहीं। जुड़े रहें। सफलता कहीं भागी नहीं जा रही है, आप बस कर्म करते रहें, फल की इच्छा ना करें, फल ऑटोमेटिक मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। आप जुड़े रहें चैनल पर, 100% आपको सफलता मिलेगी। ठीक है। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो यहाँ आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 500 ग्राम के लगभग, 500 ग्राम के लगभग है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आज के सेशन का। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। और यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट कर चुके हैं आज के सेशन का। आज के सेशन में हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए CDP के, जो कि आपके टेट, सीटेट, सुपर टेट के लिए बड़े ही अमृत साबित होंगे। तो सभी लोग सेशन को देखना मिस ना करें, बिल्कुल भी ना करें। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए सभी लोग मस्त रहें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पर जुड़े रहने के लिए।